नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब सब्जेक्ट में केवल और सब्जेक्ट का परिचय कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे डिफरेंट है और टाइप के तरीके से पढ़ने से, इससे क्या लाभ होंगे, क्या इसके पढ़ने से हमारा फाउंडेशन क्लियर होगा या नहीं होगा, जो फाउंडेशन में जितना कंटेंट पढ़ा है वो कंटेंट यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तमाम बातें आज के सेशन में आप यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, रूबी, मंगल, विदुषी, अंकित कुमार, पुरुषोत्तम, प्रियंका जाऊंगा। ये मेरा प्रयास नहीं, मेहनत है, लेकिन कई बार क्या है, कुछ कमियां हैं मेरे अंदर भी। आई एम नॉट एब्सोल्युटली राइट और एब्सोल्युटली करेक्ट पर्सन, है ना। चलिए, तो आज का सेशन क्यों जरूरी है, कहां से पढ़ेंगे, तो कुछ बेसिक प्रश्नों के जवाब करते हैं। लेकिन उससे पहले जो साथी यहाँ उपस्थित हैं उनके मन की कुछ जिज्ञासाएं, जैसे आप जो हमें पढ़ा रहे हैं, ये कंटेंट जो आप हमें पढ़ाएंगे ये कैसे हमें मिल सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जैसे ही अगले 24 घंटे से पहले पहले, यानी अगली क्लास से पहले पहले आपको ये सारा कंटेंट जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होकर के मिल जाएगा। तो पहला पार्ट क्लियर कि ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होकर मिल जाएगा। क्या इसको अपलोड करने के बाद में हम उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहां पर मिलेगा ये कंटेंट? तो आप अपने एप्लीकेशन में जहां से आप मेरी क्लास देखेंगे, साथ में कुछ अतिरिक्त भी पढ़ेंगे और उसको पढ़ाने में जो भी सहायक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आपको साथ साथ पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट आप जो मेरे साथ देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार का कंटेंट है। मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने प्रॉपर कंटेंट हिंदी और इंग्लिश भाषा के अंदर आप लोगों के लिए प्रॉपर सजा के निकाला है। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, यानी कि कंटेंट दोनों भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध है। सुविधा और सहयोग के लिए हमने कंटेंट को आपके लिए हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स के माध्यम से, जो कि इंटरनेट से कबाड़ी गई हैं, उनके साथ आपको समझाने का प्रयास करना है। नंबर दूसरा डाउट क्लियर। नंबर तीसरा डाउट, सर ये जो वीडियो आज हम सुन रहे हैं, क्या इस वीडियो को हम फिर से देख सकते हैं? बिल्कुल, आप इस वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हैं, नंबर आकर देख सकते हैं। तो शायद मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3x तक भी शायद ऑप्शन उपलब्ध है हमारे इस वीडियो कैटेगरी में, आप जाकर के वहां से इसे देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, मुकेश कुमार लिख रहे हैं, सर मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूं, मैंने आपका जीएस कोर्स ले रखा है, नटराज कोर्स ले रखा है और अब ये ले लिया। मुकेश कुमार जी, आपके इस प्यार के लिए बहुत। कुछ दिन पढ़ने का प्रयास कीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 6 से लेकर 12th तक केवल और केवल सब्जेक्ट वाइज खरीदते जाइए। अगर आपको ज्योग्राफी खरीदनी है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाइज खरीद लीजिए, लेकिन कुछ समय बाद आपको फिर कंक्लूड होने लगा, आप अपने लिए क्लास 6 से लेकर 12th तक, चूंकि ज्योग्राफी चल रही है तो उसकी एनसीईआरटी परचेज कर लें। अच्छा, इसके साथ साथ एक ओल्ड एनसीईआरटी और आया करती थी, हमने उसका कंटेंट भी यहाँ पर यूज किया है। अब आप पूछेंगे कि सर हमें कैसे आप बताएंगे कि हमें क्या पढ़ के आना चाहिए। तो जो आज का हमारा चैप्टर है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वो केवल भूगोल के परिचय से जुड़ा हुआ है, जो कि जनरली हर किताब का पहला चैप्टर होता है। हम उसे आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन आप उस चैप्टर को भी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से पढ़ सकते हैं, है ना। उसमें मैं आपको चैप्टर्स भी बताऊंगा, कौन सी किताब का कौन सा चैप्टर आप अपने लिए शुभारंभ करने के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता ही दूं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये किताबों के कुछ प्रिंट्स हैं मैंने, हाँ देखिए, क्लास 11th की नई और ओल्ड, यानी नई और पुरानी जो एनसीईआरटी है, उनका पहला चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में, और मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1, ये दो चैप्टर्स को आज के दिन हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं। कल के दिन से हम ब्रह्मांड में एंट्री कर जाएंगे, हम ब्रह्मांड के कंटेंट को आपके साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये दो चैप्टर्स हैं जिन्हें आज आपको समझना है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, एनसीईआरटी के बारे में बात बता दी। एक बहुत बेसिक सा सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी क्यों होता है? तो इसके पीछे केवल इतना सा समझ लीजिए कि सरकार का अपना डॉक्यूमेंट है ये, यानी कि सरकारी घोषणा पत्र है। जैसे संविधान के अंदर बेयर एक्ट्स संवैधानिक, मतलब संविधान की घोषणा है, अपने आप में सरकारी घोषणा पत्र है, ऐसे सरकारी किताबों में एनसीईआरटी सरकारी घोषणा पत्र है। सरकार के ऑथेंटिक डेटा इसमें लिखे जाते हैं। जो लोग किताबें लिखते हैं, ये बहुत बड़ा रिसर्च पैनल होता है, बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले एकेडमिशियंस होते हैं, जिनकी प्रेजेंस में एनसीईआरटी का बोर्ड बनता है और वो हर तथ्य को विषयवार परखते हैं और उसके बाद उसमें अपडेट करते हैं। तो बहुत ही रिफाइन करके कि देश को क्या पढ़ना चाहिए वो इसमें डाला जाता है। ठीक है, तो संभवतः ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, कंटेंट के बारे में मैंने बता दिया, कैसे पढ़ना है ये बता दिया। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके ले लेता हूं, फिर भी मैं एक चीज का जानकारी आपको यहां दूं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 5 दिन बेहतर पढ़ाई करेंगे, छठे दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा। साथियों, जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट के लिए आप खुद से भी कुछ एडिशनल कंटेंट पढ़ते चलिएगा। जब कोई चैप्टर मैं आपको रिकमेंड कर दूं तो उस चैप्टर को आप पढ़कर आइएगा। वो चैप्टर खुद से पढ़ करके कुछ नई चीजें सीख कर, और जब टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि हर वीक आपका एक टेस्ट आयोजित कराया जाए और बहुत अच्छे स्तर पर, चाहे वो 10 ही क्वेश्चन का हो, 20 क्वेश्चन का हो, 30 क्वेश्चन का हो, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम शुरू करेंगे। धीरे धीरे जैसे सब्जेक्ट मतलब पड़ाव पर खत्म होता जाएगा, क्वार्टरली खत्म हुआ, आधा खत्म हुआ, उस पर फिर हम अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर डालना शुरू करेंगे। तो शुरुआत में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह से जैसे होता है ना, ऐसे हम लोग हर छठे दिन आपको एक टेस्ट दिया करेंगे, जो कि आपको क्लास के टाइम पर ही उपलब्ध होगा। एक तरीके से 5 दिन क्लास चली, एक दिन टेस्ट हुआ, फिर हो सकता है अगली बार जब आप अगले वीक में हो तो उस दिन डाउट डिस्कशन आ जाए। इस तरह से हम लोग इस व्यवस्था को चलाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं आपके लिए फिलहाल आपके कुछ डाउट्स कमेंट बॉक्स में से ले रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि भविष्य में जब भी हमारी क्लासेस चलेंगी,
क्लास चलने से कुछ मिनट पहले, यानी क्लास शुरू हुई उसके 2-5 मिनट तक हम आपके डाउट्स लेंगे। असल में हमारे पढ़ाने के बाद आपको डाउट्स नहीं आएंगे, ये सोच करके हम पढ़ाते हैं। हमको अपने आप पर भगवान वाला फीलिंग नहीं आ गया है कि भाई हम भगवान हैं इसलिए हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं। हमें आपके जनरली डाउट्स पता होते हैं कि आप जब इस तरह की चीज पढ़ेंगे तो आपका डाउट कहां से आएगा, डाउट क्या होगा, उन्हें हम आंसर करने का अनुभवों से प्रयास करते हैं। क्योंकि जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, संभवतः यह चीज कोई 15वीं-20वीं बार कम से कम पढ़ा रहा हूं, तो ये एटलीस्ट मुझे पता है कि आपके दिमाग में कहां जाके चीजें अटकेंगी, उनका मैं आंसर देने का खुद से ही प्रयास कर लेता हूं, है ना। फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप क्लास शुरू होने पर शुरुआती 5 मिनट में अपनी बातें रख सकते हैं और क्लास पूरी होने के अंतिम 10 मिनट या 5 से 10 मिनट में अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिवली हम 40 से 45 मिनट प्रतिदिन का अध्ययन करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ेंगे। डे 1 में मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है। डे 1 में मोटिवेशन हर विद्यार्थी का इस लेवल का होता है कि आज ही मैं पहाड़ फोड़ दूंगा। वो मोटिवेशन बरकरार रखने के लिए आप अपने अंदर डिसिप्लिन डाल दीजिए। डिसिप्लिन ये है कि क्लासेस जिस भी गति से चलें, मुझे प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ते जाना है। जो सब्जेक्ट का टाइमिंग है उस टाइमिंग पर मुझे कुछ पढ़ना है। जरूरी नहीं है कि आप खुद लाइव उपस्थित हो पाए, हो सकता है आप में से कुछ की व्यस्तताएं ऐसी हो, कुछ आप में से हो सकता है ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, कुछ हो सकता है ऑलरेडी किसी नौकरी के अंदर काम कर रहे हो। अपनी सहूलियत के हिसाब से आप क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए ज्योग्राफी का परिचय ले लेते हैं। साथियों, आज जहां आप और हम निवास कर रहे हैं, हमारे जीवन में जो भी वस्तुएं मूर्त अथवा अमूर्त रूप से संपर्क में हैं, जीवों के अतिरिक्त, यानी कि आप और इंसान, अगर मैं इन सब के बीच के कनेक्शंस की बात करूं, ये सब कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से कनेक्ट होते हैं। आप कहेंगे मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा कि आप एक जीव हैं, इस जीव के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति, यानी आप इटसेल्फ एक जीव हैं, इसके अतिरिक्त जो भी आपको दिख रहा है ये सब ज्योग्राफी है। आप कहेंगे मतलब मेरा यह है कि फिलहाल आप सांस ले रहे हैं, जिस कमरे में बैठकर आप मेरी क्लास सुन रहे हैं, यहां पर ज्योग्राफी इन्वॉल्व हो चुकी है। आप पूछेंगे वो कैसे? क्योंकि आपने अभी जब सांस ली तो मेरा पहला सवाल शुरू हो चुका है। बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आपकी सांस में, जो आपने सांस खींची, इसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन रहा होगा? 75%, 100%, 50% या कुछ और? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दीजिए। यहीं से ज्योग्राफी शुरू हो चुकी है। मतलब मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इंसान कितना हद तक ज्योग्राफी पर डिपेंडेंट है। पहला सवाल आ चुका है। आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, आप अंडरग्राउंड में बैठे हैं, आप किसी बंद कमरे में मेरी तरह हैं, आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं, आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं, मेरा सवाल आप तक आ चुका है। आपने जो सांस ली, ऑक्सीजन उसमें आई, उसमें 100%, मैं पोल ही करा लेता हूं, मैं एक पोल करा लेता हूं, क्योंकि इसके आधार पर जो भी लोग अपने अपने आंसर देंगे, संभव है मैं पोल करा लेता हूं, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं, आंसर दे दीजिएगा। ऑक्सीजन की लेकर के मैं बात कर रहा हूं। आपसे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत ऑक्सीजन? आपके सामने ऑप्शंस क्रिएट कर दिए गए हैं। पोल में जाकर के पार्टिसिपेट कीजिए। एक सेकेंड। चार ऑप्शंस में से मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। मैं मतलब अभी जैसे ही ये एंड होगा, 100% के आसपास जवाब दिया है, 100% दिया है 7% बच्चों ने, 75% दिया है, क्योंकि उन्होंने पॉल्यूशन को काउंट किया है। बहुत ऑनेस्ट बच्चे हैं हमारी क्लास के, और उन्होंने पॉल्यूशन को काउंट किया है, और उस आधार पर उन्होंने 38%, 75% लोगों ने बताया है, मतलब 75%, 38% लोगों ने बताया है। बाकी एक 5% है, और लगभग 48% जो है वो हमारे रिजल्ट गायब हो गए, लेकिन वो हमारे बच्चों ने जो जवाब दिया। हाँ जी, पोल के रिजल्ट्स तो दिख ही गए होंगे होपफुली आप सभी साथियों को। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, लगभग 40% बच्चे ही सही जवाब दे पाए। अधिकांश बच्चे, यानी मेजॉरिटी, 50% से ऊपर बच्चों का जवाब गलत था। यानी कि अब आप समझ लीजिए कि कितना बेसिक लेवल से हमें ज्योग्राफी की जरूरत पड़ती है। आप जब भी ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं, ये जो एयर आपके अंदर जा रही है, इसमें मात्र 21% ऑक्सीजन होती है। बाकी जो भी मात्राओं में गैसेस हैं वो एयर का कंपोजिशन है, जिसमें आप नाइट्रोजन, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सभी चीजें पढ़ते हैं। तो बोले सर, जो हम गैस इतनी सारी ले रहे हैं, इसमें से 21% ही है क्या? बिल्कुल 21% है। पहला उदाहरण समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? सांस से शुरू हुई है ज्योग्राफी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मेरे कमरे में एसी चल रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चे ऐसी जगह बैठे हों जहां पंखे से काम चल रहा हो सकता है बहुत सी जगह ऐसे भी बच्चे बैठे हों जहां पर पंखा की भी जरूरत ना पड़ रही हो।
क्योंकि वो भारत के किसी ऐसे क्षेत्र में बैठे हों जहां ऑलरेडी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। यदि भारत देश एक है, हम सभी अलग अलग टाइम जोन, अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हैं, तो फिर भारत एक है, अलग अलग राज्य जिलों में अगर हम रह रहे हैं, तो फिर टेम्परेचर में जो ये वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन केवल ज्योग्राफी से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। संभवतः मेरी क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से होंगे, जिन्हें अपने घरों में एसी लगाने की आज तक जरूरत भी ना पड़ी होगी। हो सकता है कि उन्हें फैन से या विदाउट फैन भी उनका काम चल रहा होगा। ठीक है, और इस समय वो क्लास बिना पंखे के सुन रहे होंगे। यानी कि दूसरा पॉइंट, मैंने आपके सामने टेम्परेचर की बात की, लेकिन टेम्परेचर में साथ साथ ये भी बताया कि आप जिस जगह बैठे हैं वहां टेम्परेचर कम क्यों है, राजस्थान में टेम्परेचर ज्यादा क्यों है, वेस्ट बंगाल में ह्यूमिडिटी ज्यादा क्यों है, मुंबई के अंदर और बेंगलोर के अंदर टेम्परेचर इतना अच्छा क्यों है, यानी कि हवाएं इतनी अच्छी लग क्यों रही हैं। ये सारी बातें आपको केवल और केवल ज्योग्राफी से ही समझाई जा सकती हैं। चाहे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर अरावली का साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल आना और ट्रॉपिकल क्षेत्र में उस जगह पड़ना जहां पर रेगिस्तान है। इसी प्रकार से अगर मैं पहाड़ी राज्यों में जाता हूं तो मुझे यह पता होना कि एक निश्चित मीटर की ऊंचाई पर, लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कम हो जाना, या फिर समुद्र के किनारे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के चलने से वायुमंडल का अच्छा हो जाना। बेंगलोर जैसी जगह जो कि समुद्र के किनारे नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत पवनें वहां पहुंचती हैं क्योंकि वेस्टर्न घाट में बने हुए कुछ घाट ऐसे हैं, कुछ ऐसे घाट हैं, रास्ते हैं जहां से साउथ वेस्ट मानसून वाली जो पवनें हैं वो कर्नाटक के अंदर बेंगलोर तक पहुंच जाती हैं, उससे टेम्परेचर का अच्छा होना। ये सभी वो कारक हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये केवल तभी समझाए जा सकते हैं जब हमें ज्योग्राफी आती हो। मेरे प्यारे साथियों, एक और कारण, आज आप में से जो बच्चे यहां पर बैठकर मुझे सुन रहे हैं उनमें से हो सकता है, हाँ जी, उनमें से हो सकता है, एक बच्चे पूछ रहा है कि सर हम कितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं इस समय, मुकेश कुमार, हजारों के एक ही स्थान पर खनिज क्यों पाए जाते हैं, जनसंख्या का एक ही स्थान पर क्यों वर्गीकरण किया गया है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही जंगल क्यों पाए जाते हैं, नदियां ऐसे लहरा के ही क्यों बहती हैं, अलग अलग प्रकार की नदियां कैसे होती हैं, ये तमाम बातें आपको इन पूरी क्लासेस के माध्यम से समझ में आ जाएंगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज आप में से बहुत से बच्चे जब मुझे सुन रहे हैं तो संभव है कि सुनने वाले बहुत से बच्चों को इस समय बारिश का आनंद मिल रहा हो सकता है कोई बच्चा ऐसी क्लास में, मतलब इस समय उपस्थित होगा जहां पर बारिश हो रही होगी, और एक क्षेत्र ऐसा भी होगा जहां बारिश कभी नहीं आएगी। कुछ बच्चे ऐसी भी हमारी क्लास में होंगे, हो सकता है कोई राजस्थान के उस सुदूर कॉर्नर से बैठकर सुन रहा हो जहां साल भर बारिश ही नहीं आती, जो सम रेगिस्तान का क्षेत्र है, वहां पर बारिश कभी कभार 1-2 सेंटीमीटर के आसपास बारिश पड़ जाती है तो पड़ जाती है। इसका मतलब हो सकता है कि मेरी क्लास में एक बच्चा नॉर्थ ईस्ट से भी पढ़ रहा हो जिसके पास में बारिश की प्रबल संभावनाएं हो, और एक बच्चा हमारी क्लास में राजस्थान से भी पढ़ रहा हो जिसके पास में बारिश की 0 संभावनाएं हो, राजस्थान के एकदम पश्चिमी किनारे से। इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश के अंदर इतना वेरिएशन केवल ज्योग्राफी से समझाया जा सकता है। मैं अगेन आपको ये बोल रहा हूं कि हमारे देश में जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं इनको समझाने में ज्योग्राफी का महत्व बार बार आप समझ नहीं सकते कि ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों आपके जीवन में इसका महत्व इतना है। कहते हैं कि यदि कोई बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, अगर वो सिविल सर्वेंट एक बार के लिए ना भी बने, मतलब एक बार ये समझ के चलिए कि आपने तैयारी की आईएएस बनने के लिए, आपने तैयारी की पीसीएस बनने के लिए, आप नहीं बने, ओके सर ये तो बहुत बड़ा फेलियर हुआ। सर फेलियर हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके इस फेलियर में आपने बहुत बड़ी उपलब्धि क्या हासिल कर ली, आप असल मायने में इस देश को चलता हुआ समझ लिए, आपको यह पता चल गया कि हमारा देश असल में चलता कैसे है। उदाहरण के लिए समझिए, क्यों ऐसा होता है कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं उन दक्षिण भारत के लोगों की त्वचा का रंग एक खास वर्णक की वजह से ज्यादा गहरा होता है। क्यों ऐसा होता है कि उत्तर भारत के लोगों का रंग थोड़ा सा सफेद होता है। क्यों ऐसा होता है कि दक्षिण भारत के अंदर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, उत्तर भारत के अंदर ऐसा क्यों होता है कि यहां पर बहुत ही छिद्रित प्रकार के वन पाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि भारत की नदियां एक तरफ ज्यादा बहती हैं। क्यों ऐसा होता है कि भारत की नदियां पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर ही बहती हैं। क्यों ऐसा होता है कि नदियां हिमालय से ही आती हैं। क्यों ऐसा होता है कि हिमालय से आने वाली नदियां ही पूरे टाइम पानी लेकर रखती हैं। हमारे देश में बहुत सी नदियां ऐसी भी हैं जिनमें पूरे वर्ष भर पानी नहीं रहता है। ये सारे कारक आपको ज्योग्राफी से ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है कि दिन बनता है, ऐसा क्यों होता है कि रात होती है, ऐसा क्यों होता है कि ऋतु बनती है, ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी सूरज के इतने करीब और इतने दूर हो जाती है, क्यों सर्दी गर्मी बारिश होती है, क्यों दिन और रात होते हैं, ये सारी बातें ज्योग्राफी ही समझाती है। मेरे प्यारे साथियों, ज्योग्राफी में अर्थ के घूमने से अपनी अक्ष पर और अर्थ के सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने से भी बहुत सी चीजें प्रभावित होती हैं। इन सभी चीजों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। मतलब आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आप और हम जिस संसार में हैं
अगर हमें ज्योग्राफी का ज्ञान सही मायने में हो जाता है तो हम ये भी समझ पाएंगे कि क्यों भारत के लोग, विशेष रूप से उत्तर भारत के लोग, मेजोरिटी वेजिटेरियन है, क्यों दक्षिण भारत के लोग जो कि तटवर्ती राज्यों में रहते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, क्यों उनके भोजन में मछली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि क्यों उत्तर भारत के अंदर मिलेट्स को इतना बढ़ावा दिया जाता है, क्यों उत्तर भारत के अंदर ही चावल और गेहूं की पैदावार को प्रमुख पैदावार माना जाता है, लोगों का खान पान किस तरह प्रभावित होता है, लोग नदी के किनारे ही क्यों बसते हैं। ये सारी बातें आप ज्योग्राफी से समझ पाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि असल मायने में टीचर वो व्यवहारिक बातें नहीं पढ़ाते जो वो छात्रों से एक्सपेक्ट करते हैं, मेरी आपसे। इसीलिए आपको यदि याद होगा तो जब मैंने अपने इस बैच का विज्ञापन किया था उस समय भी चिल्ला चिल्ला कर एक लाइन कही थी, और वो ये है कि इस बैच में केवल मैं मेहनत नहीं करूंगा, इसमें आपको भी मेहनत करनी होगी, आपको भी पढ़कर आना होगा। ये बात मैंने इसीलिए बोली थी ताकि आपको डे वन से ये पता रहे कि हमें भी पढ़ना है। होता यह है कि टीचर हमेशा किसी भी क्लास में, मेरी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक तुच्छ सा टीचर हूं इस पूरी सृष्टि में, बहुत अच्छे बच्चे बड़े बड़े टीचर्स हुए हैं पूरे संसार में। उन सभी टीचर्स ने बच्चों की परेशानियां दूर की हैं, नंबर एक। उन्हें विषय के प्रति उनकी इच्छा शक्ति को जागृत किया है, उनको विषय के प्रति बहुत आकर्षक तरीके से अग्रसित किया है कि बेटा तुम इसे इस तरह से पढ़ो, तुम्हारा मन करने लगेगा। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ जो भी कंटेंट है, जो मेरे मुख से निकला हुआ कंटेंट है, कम से कम, मतलब ज्यादा नहीं तो 90% तो मतलब कवरेज दे ही देगा। मैं 100% की मना कर रहा हूं, क्योंकि वो 10% जो मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये आप पढ़कर आएंगे, 90% तो मैं मुंह से समझा के पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन फिर भी आप अगर 100% समझने की, गुरुजी आपने ये लाइन नहीं बोली थी, मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, नहीं हो पाएगा और कोई भी नहीं कर सकता। ये दूसरा चैलेंज है। और अगर आपको कोई मिल जाता है ना कि ये सर इसने लाइन टू लाइन बांच दी, मुझसे ले जाना पैसे मेरे वापस, और भाई मुझसे कहलवा देना कि आप गलत हो, मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। ठीक है ना? टीचर को बुला देना कि सर ये कह रहे हैं कि उन्होंने लाइन टू लाइन पढ़ा दिया, मैं ले लूंगा उनका साक्षात्कार। ठीक है? मतलब इतना अनुभव हो गया है, 14 साल से पढ़ा रहा हूं, 14-15 साल होते आए अब यार, है ना? तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के आपसे बार बार यही जिज्ञासा, यही से आपको मतलब कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर मोटिवेशन टीचिंग पढ़ने का लेकर के आ जाएं। ये मेरा प्रबल कर्तव्य रहेगा। ठीक है? चलिए, मतलब भूगोल एक विषय के रूप में ही मैंने परिचय दिया। यहां पर विषय को किस तरह से आगे बढ़ना है इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्लास 11th और 12th में जो भूगोल का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उस इंट्रोडक्शन का उद्देश्य विषय में जागरूकता, रुचि लाना है, जिसका काम मैंने ऑलरेडी कर दिया है। कल से हम लोग ब्रह्मांड में एंट्री करेंगे। ब्रह्मांड की जो एंट्री है, उस ब्रह्मांड की एंट्री में आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस अपना दिमाग प्रॉपर तरीके से लेकर आना है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम ब्रह्मांड को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बताइए, यहां तक किसी को कोई भी क्वेरी हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लोग कल मुलाकात करेंगे। ताकि पहली बार मुझसे जीएस पढ़ने वाले हैं, ऐसी स्थिति में उनके अनुभव और उनकी अपेक्षाएं 7 दिन में सेटल हो जाती हैं। 7 दिन के भीतर भीतर आपका जो स्तर होगा वो आज के स्तर से चेक करेंगे और फिर जानेंगे कि आपके अंदर इस विषय को लेकर जो जिज्ञासाएं हैं वो समाप्त हुई अथवा नहीं हुई। फिक्र ना करिए, बहुत प्यार से हम लोग इस क्लास को आगे लेकर चलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स कैसे रहेंगे? बहुत ही अच्छे रहेंगे। मैं मेरे नोट्स की बुराई कैसे कर सकता हूं? वो तो मेरी जी जान है। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मात्र 1999 में चारों सब्जेक्ट के हैं, उसको तो मैं सारी गागर में सागर पढ़ करके फिर लिखवाया हूं ना भाई। मतलब अपनी पूरी तैयारियां करके जो चीज लिखी गई है वो तो अल्टीमेटली अच्छी होगी। वो हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। कुछ इस प्रकार की बुकलेट्स हैं जो कि मतलब बहुत ही प्यारी और हाथ से लिखी हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि और पढ़ने में बेहतरीन है, तो जिसको जरूरत पड़े वो उसको भी देख सकता है। ठीक है? चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। कल से कंटिन्यू करते हैं, ब्रह्मांड की सैर कराएंगे आपको, आनंद की प्राप्ति होगी। ऑल द बेस्ट।